So today our class will be of 45 minutes. So by the end of 40 minutes we will end the class, and at 45 minutes class will be starting as you were already intimated yesterday schedule. So without wasting the time, we should start the class. Actually, we were discussing about the center of mass. तो कल की क्लास में मैंने आपको सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, और उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले बताए थे, और उसके बाद फिर हमने मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी स्टडी किया था कि हाउ द इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस momentum of the any center of mass system remain conserved or constant. That we discussed in yesterday's class. Now today I will discuss about the center of mass of rigid body. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि what is rigid body and how to calculate the center of mass of rigid body, and then we will also take the one example of such a rigid body, that is rod, that is in our syllabus also, to find the center of mass of a uniform rod, जो हम बताएंगे। तो रिजिड बॉडी का एग्जैक्ट मतलब तो आइडियल मतलब तो ये है कि एनी ऑब्जेक्ट जिसको एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर कंप्रेस ना किया जा सके। इट मींस उनके जो एटम्स है, उस एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको चेंज ना किया जा सके, देन वी कैन से दैट द सच ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी which is quite incompressible, means under the external force, effect of external force, that body cannot be compressed. उस बॉडी को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते। Under the effect of external force we cannot compress the body, and moreover the distance between the atoms of that object cannot be changed. जो उस ऑब्जेक्ट के जो एटम्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द रिजिड बॉडी। ओके, दैट इज सो स्टूडेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक्चुअली जैसे मान लीजिए हमारा एन पार्टिकल सिस्टम के लिए, और एक्चुअली एक दो बातें और आपको ध्यान रखनी है कि आइडियली तो अपन किसी बॉडी को रिजिड बॉडी नहीं कह सकते, लेकिन अपन प्रैक्टिकली जैसे क्वार्ट्ज हुआ, स्टील हुआ, ठीक है, तो जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उनको अपन रिजिड बॉडी के इक्विवेलेंट अपन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ फोर्स लगाने पर कुछ डिस्टेंस तो एटम्स के बीच में चेंज होती ही होगी एट द इंटरएटॉमिक लेवल, दैट वी कैन नॉट फील। सपोज दिस इज डस्टर एंड आई exert a large force on this duster, ठीक है, then may be possible that interatomic level the distance between the atoms of this duster may change. However, we cannot feel this, we cannot observe this, but it happens. That's why 100% ideally, practically, it is said that rigid body is not possible, but in practical we consider some object as a rigid body due to their hardness, due to their incompressibility, and due to their elastic behavior. ठीक है, तो in this category the most famous elastic rigid bodies are quartz and steel, and other objects can be considered. How we calculate the center of mass of a rigid body, that is the today's topic. तो मैंने बताया था जैसे कि n पार्टिकल सिस्टम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर n पार्टिकल सिस्टम we can write for n particle system we can write the center of mass coordinate is RCM equals to sigma I की वैल्यू n1 से n and mi ri, ये हमने बताया। ठीक है, अब ये हमारा जनरल उसके कोऑर्डिनेट में हमने क्या बताया था आपको, XCM, YCM एंड ZCM लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे if in rigid body या for rigid body we can say that for a rigid body number of atoms very large, ठीक है,
किसी भी रिजिड बॉडी के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बहुत लार्ज है, तो वी कैन से n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है, और वो सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। तो हमें हमारे कोर्स में सिमेट्रिकल रिजिड बॉडीज के बारे में ही बताया गया है, मींस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी ओनली। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स है, दीज आर वेरी लार्ज इन एनी रिजिड बॉडी एंड दीज आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड आल्सो। So we can say that for any rigid body the number of atoms are very large. Okay, so we can say that this formula जो आपका जो सिग्मा वाला साइन है, this सिग्मा साइन कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन साइन। तो ये जो सिग्मा वाला साइन है, this sign basically converts into integration sign, so that we can say RCM equals to integral RDM। मतलब उसमें अपन एक उसका जो एक डीएम एलिमेंट अपन उसमें क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल लेके। उसमें अपन एक r डिस्टेंस पे क्या ले लेते हैं, डीएम एलिमेंट ले लेते हैं और उसका अपन क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सिग्मा आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। इन कोऑर्डिनेट फॉर्म वी कैन सी लाइक दिस, इन कोऑर्डिनेट फॉर्म वी कैन से दैट axiom for any rigid body, that is integral xdm, then ycm we can write that is ydm, then zcm we can write that is zdm. So these three are the coordinate form of the center of mass which is we find for the rigid body system। किसी भी rigid body system के लिए हमको हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमको क्या निकालना है, उसका सेंटर ऑफ मास यदि निकालना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी जो अप्रोच है, दैट सिंपल अप्रोच इज टू फाइंड द बेसिकली इंटीग्रेशन। उसमें हम क्या करेंगे, एक स्मॉल डीएम एलिमेंट लेते हैं, एक स्मॉल मास एलिमेंट अपन उसको कह सकते हैं, और एक स्मॉल मास एलिमेंट को लेके x डिस्टेंस पे, और एक छोटी सी गलती मैंने कर दी बच्चों, देखो आप लोग भी किसी ने मैसेज किया नहीं, 1/m को बताना होता है, nobody is saying anything, 16 students are on the screen but nobody is saying कि सर आपने मिस्टेक कर दी है। देखो मेरे ध्यान में आया अभी मैंने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, and nobody is messaging, even nobody is messaging sir you have committed a mistake in this formula। यहाँ पे 1/m तो आएगा, that is very important। तो 1/mv आएगा टोटल मास। फॉर्मूले में देखो हमने कब 1/mv तो बताया था, यस, नाउ दिस इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज 1/mv, आप देखिए इसमें आएगा सिग्मा में सबसे भाई m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2 भी तो करते थे ना सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में, है लगता है नींद उड़ी नहीं है कई बच्चों की अच्छी तरह से, इसलिए उनको पता नहीं लगा कि बोले सर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। ओके ठीक है, मैंने ही मिस्टेक करी, मैंने ही इसको रेक्टिफाई कर दिया, ओके कोई बात नहीं। खैर, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब अपन इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सप्लेन समझते हैं एग्जांपल लेके। तो हमारे कोर्स में भी दिया गया है, हमारा जो सिलेबस है उसमें भी दिया गया है, यूनिफॉर्म रॉड का हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड। तो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट इट, center of mass of a uniform rod, how to calculate this, let us see। तो let us see center of mass of a uniform rod। एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास अपन निकालेंगे। तो देखिए अपन ये यूनिफॉर्म रॉड है, ऐसे एल लेंथ के अपन ले लेते हैं, ये टोटल लेंथ अपन क्या ली एल, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, ओरिजिन पे मान लेते हैं बच्चों। दिस इज ओरिजिन, ये हमारा एक्स, तो एक एक्सिस का लंब होगा ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास का क्या कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ycm क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में इसका कोई हमको एलिमेंट नजर नहीं आ रहा है। तो अपन को क्या निकालना है, और इसका टोटल मास क्या है, टोटल मास ऑफ द रॉड इज कैपिटल एल, क्या लिखेंगे
रॉड का जो टोटल मास अपन ने क्या ले लिया, कैपिटल एम, एंड टोटल लेंथ ऑफ द रॉड वी हैव टेकन दैट इज एल, ठीक है। टोटल मास ऑफ द रॉड इज एम एंड टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, ओके। एंड यहां से अपन x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लेते हैं, dm एलिमेंट, ठीक है। अपन क्या ले लेते हैं, अपन ने ओरिजिन पे ले लिया है इसका एक एंड, इस रॉड के एक एंड को हमने क्या ले लिया है, ओरिजिन पे ही ले लिया है। तो ओरिजिन पे ले लिया है तो यहां पे से कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, और यहां पे से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे l 0, यानी टोटल लेंथ l होगी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कोई कोऑर्डिनेट नहीं है इसकी लेंथ का, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास का केवल क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ही होगा। तो अब हम देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ वी कैन राइट, we can write mass per unit length that is m by l, भाई टोटल कैपिटल L लेंथ का रोड का, इसका टोटल कैपिटल L लेंथ का मास कैपिटल M था, तो मास पर यूनिट लेंथ विल बी m by l, ओके। लैम्डा, हाँ ठीक है कार्तिक श्रीवास्तव, आप इसको लैम्डा कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी बात हम मान लेते हैं। चलिए आप लैम्डा क्यों कह रहे हैं, आई थिंक कार्तिक श्रीवास्तव यू कैन अनम्यूट आल्सो। आप लैम्डा क्यों कह रहे हैं भाई, एल कोई मास पर यूनिट लेंथ को आप लैम्डा कह रहे हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से, यस सर, ओके ठीक है। सो ओके लेट अस, अब हमने क्या किया, इसके ओरिजिन सेंटर से, ओरिजिन से सॉरी x डिस्टेंस पे dm एलिमेंट लिया, तो इस dm एलिमेंट का जो मास है वो क्या हो जाएगा, तो यूनिट लेंथ का मास, यूनिट मास पर यूनिट, और ये हमें क्या लिया, dx एलिमेंट लेंथ में लिया है, क्या लिया है ये dx लेंथ में लिया है, तो ये dx लेंथ में dm एलिमेंट लिया है, तो dx एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dm, तो लैम्डा dx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ द एलिमेंट, अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट taken at the x distance from the origin से x डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, dx बोल देते हैं, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट dx टेकन एट द x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका dm मास क्या हो जाएगा, m by l into dx, लैम्डा dx, तो लैम्डा की वैल्यू m by l, क्योंकि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यूनिटी मेथड से भी समझ सकते हैं कि यूनिट लेंथ का मास m by l, यूनिट लेंथ का मास यूनिट लेंथ का मास m by l, तो dx लेंथ का मास m by l into dx, ओके। सो दैट वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस। तो ये हमारा क्या हो गया, dm हो गया मास पर यूनिट लेंथ, dx डिस्टेंस पे हमने लिया है m by l into dx, we have taken here, okay। नाउ ये dm अपन ने लिया dx लेंथ पे, ओके। अब अपन क्या कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैंने बताया x कोऑर्डिनेट ही होगा सेंटर ऑफ मास का, y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इज xcm, वी कैन राइट 1 by n इंटीग्रल xdm, ये तो बताया था। अब ये एलिमेंट कहां से कहां तक लेंगे, तो ये एलिमेंट अपन कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 से इस तरह से यहां से स्टार्ट करते हम यहां तक आ सकते हैं, तो यहां का कोऑर्डिनेट 0 था और यहां का l था, तो अपन इस तरह के कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 से l तक ले सकते हैं, तो इसका टोटल इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर देंगे अपन, l तक, और इसका जो ycm है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, इसका ycm क्या हो जाएगा, 0, ycm 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो y 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। तो y डायरेक्शन में कोई कोऑर्डिनेट इसका x सेंटर ऑफ मास का नहीं है, केवल x डायरेक्शन में अपन ले रहे हैं। So now you can put the value of dm, so that you can find xcm equals to 1 by n integral 0 to l, or now put the value of dm, that is m by l और x into dx, ठीक है स्टूडेंट, m by l dx और x पहले से रखना, देखिए तो m by l into x, तो
is HCM equals to we can write 1 by m into m by n, m by n कांस्टेंट बाहर आ गया तो इंटीग्रल x dx, x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 0 to l, आई थिंक इट इज क्लियर। भाई m by n तो कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर x dx हो जाएगा x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लगा दिया हमने। नाउ x then cancel, so that we can write x equals to 1 by l into यहाँ अपन लिमिट रखने का l स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, दोनों लिमिट 0 है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सपोनेंट होगा l by 2, l by 2 मतलब इसका मिडिल हो गया। यानी अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसका मिडिल पॉइंट होगा, उसका सेंटर होगा। सेंटर, किसी भी रॉड का सेंटर जो है मिडिल पॉइंट, दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। ये अपन ने देखो प्रूफ कर दिया बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो दैट वी कैन से हियर कि ये जैसे कोई भी l लेंथ की रॉड है, ठीक है, तो ये इसका एज है, इस एज से l by 2 डिस्टेंस पे जो सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ठीक है। और YCM क्या हो जाएगा 0, यानी l by 2 and 0। तो these are the coordinates of the center of mass of the rod। यानी अपन ने बता दिया है कि कोई भी यूनिफॉर्म रॉड यदि l लेंथ की हमारे पास है, तो l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड यदि हमारे पास है बच्चों, तो उस यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहा जाएगा। उस ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही क्या बोला जाएगा, उसका ज्योमेट्रिकल क्या माना जाएगा, l by 2, XCM is l by 2, l by 2 बोले तो सेंटर ऑफ द रॉड, मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। बताइए समझ में आया नहीं आया आपको? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, इज क्लियर, इट शुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी, आई होप। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। द डेरिवेशन इज यू कैन राइट इन योर नोटबुक आल्सो, इट इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड एंड ईच एंड एवरी स्टेप आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड by this you can also understand that how to use the integration formula। अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग मेथड है। हमारे कोर्स में सिंपली रॉड का बताया गया तो मैंने रॉड वाला करा दिया आपको। इसमें फिर एक सेमी सर्कुलर वायर भी आ जाता है, एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रॉड, एक सेमी सर्कुलर लेमिना आ जाता है, एक डिस्क आ जाती है, एक आपका हेमिस्फीयर आ जाता है, कोन आ जाता है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वी कैन कंसीडर लाइक दिस, ठीक है ना। तो अब कुछ फॉर्मूले हम आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं स्टूडेंट्स, बाकी ये फॉर्मूला डेरिवेशन तो आपके एग्जाम में केवल रॉड का ही आएगा तो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन मेथड से ट्रायंगुलर लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसका सेंट्रोइड होता है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको सारी बातें, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की अपन को स्टडी करने हैं। तो नाउ वी कैन सी द center of mass of some useful cylindrical objects, okay। so center of mass of we can say symmetrical objects, जो हमारे पास कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का अपन क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला ट्रायंगुलर लेमिना, तो ट्रायंगुलर लेमिना से कहते हैं ट्रायंगुलर लेमिना। तो ट्रायंगुलर लेमिना जैसे हमारे पास ये ट्रायंगुलर लेमिना है, प्लेन मतलब ट्रायंगुलर शीट आप मान सकते हैं। तो इसका जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड समझते हो ना, इसकी मीडियंस को इनकी मीडियंस का इंटरसेक्शन, तो इसकी मीडियन का जो इंटरसेक्शन होगा वही क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंट्रोइड बोलते हैं उसको, उसका सेंट्रोइड क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है एवरीबॉडी। किसी भी ट्रायंगुलर लेमिना के लिए बात करें तो उस ट्रायंगुलर लेमिना का सेंट्रोइड देखो कहां पे आ रहा है। सेंट्रोइड मींस द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, उनकी जो मीडियन है उन मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। मीडियन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब बच्चे मैथ्स के हैं वैसे लेवल सी में, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द मीडियन, सेंट्रोइड, ऑल दिस थिंग यू नो in your 8-9 maths you are already studied, okay। so that is all, ठीक है। I think it is, इसका डेरिवेशन भी हमारे कोर्स में नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले ही डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, ठीक है।
इसके अलावा कुछ जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सेंटर ही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे कि रिंग हो गया, जैसे कि आपका रिंग हो गया, ये रिंग हो गया आपका, एक डिस्क हो गया। रिंग और डिस्क का डिफरेंस फील कर सकते हैं आप लोग, रिंग और डिस्क को फील कर सकते हैं। डिस्क तो आपकी पूरी अंदर से सॉलिड होती है, ये डिस्क हो गया, रिंग हो गया, एक सॉलिड स्फीयर हो गया। स्फीयर और डिस्क एक जैसे बनेगा बोर्ड, लेकिन स्फीयर आपका 3 डायमेंशन होता है, डिस्क आपकी 2 डायमेंशन में होती है, पता ही है ना। डिस्क तो जैसे आपकी होती है ना सीडी, सीडी में बीच वाला जो होल है वो, उसको भी आप फील मान लो, तो दैट इज डिस्क। और फ्लाइंग डिस्क तो जैसे खेलते हैं वो भी डिस्क की होती है। आपकी घर में थाली, दैट इज आल्सो डिस्क, ठीक है। प्लेट बोलते हैं जिसको आप लोग, गोल प्लेट जो होती है घरों में हमारे बर्तनों में। ऑल दिस एग्जांपल ऑफ डिस्क। और स्फीयर मतलब फुटबॉल, अब वो फुटबॉल होलो भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, ठीक है। और रिंग तो आप जानते हैं, ये चूड़ी, दैट इज रिंग। तो ये डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि रिंग और डिस्क में क्या फर्क होता है। आपके घर में एक जो गोल्ड प्लेट है वो तो डिस्क है, और जो चूड़ी है, कंगन है, दैट इज, या कड़ा है जो आप लोग पहनते हैं कई बार, दैट इज बेसिकली रिंग। और स्फीयर का भी मैंने बता दिया। तो इन सब के लिए जो, और एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, जो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट होता है, जो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट होता है, तो ये क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, तो इन सभी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इन सभी का जो सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, रिंग हुआ, डिस्क हुआ, स्फीयर हुआ, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट हुआ, फॉर ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, फॉर ऑल these objects, their geometrical center is center of mass। इन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है दैट इज सेंटर ऑफ मास। इनकी की बात हो रही है, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, एक यूनिफॉर्म स्फीयर हो गया, और सेंटर ऑफ मास हो गया। फॉर ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स देयर ज्योमेट्रिकल, और एक सिलेंडर भी आप ले सकते हैं, यूनिफॉर्म सिलेंडर यू कैन सी, you can take uniform cylinder also like this, उसका भी जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ मास। यूनिफॉर्म सिलेंडर आल्सो यू कैन टेक। तो इन सब का जो इनका जो बेसिकली ज्योमेट्रिकल सेंटर है दैट इज योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक इसमें कोन का बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, कोन का डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, उसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन से आता है ये सब। ये तो सिमेट्रिकली हम कह सकते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म कोन, कोन समझते हैं ना, कोन तो समझते ही है सर, पेंसुलेशन पढ़ के आए 10th क्लास में, दिस इज कोन। कोन के लिए इस तरह से ये दिस इज कॉल्ड एज द कोन। इसमें आपका बेस में आपका एक सर्कुलर स्फेरिकल पार्ट होता है, सर्कुलर, ये आपका जैसे कोन है, ये कोन का जो सर्कुलर पार्ट का सेंटर है इससे h/4 वर्टिकल डिस्टेंस पर हम चलेंगे, h/4, h इज द हाइट ऑफ द कोन। कोन की हाइट क्या है, h। टोटल सेलेंट ले रहे, टोटल ले रहे, यहां टोटल हाइट है h, तो इसके सेंटर से h/4 के क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे होगा, इसके बेस से, इसका ये बेस है, इसको बेस बोलते हैं, सेंटर, सर्कुलर पार्ट का सेंटर बोलते हैं, बेस बोलते हैं, एक ही बात है। तो इसके बेस से h/4 डिस्टेंस जो होती है, दैट h/4 डिस्टेंस इज द सेंटर ऑफ मास। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। ये डेरिवेशन होता है इसका, ये कई रेफरेंस में आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी हमारे कोर्स में इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं बच्चों। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कोन, h/4। तो वर्टेक्स से कितना हो गया, 3h/4 हो गया, एक ही बात है भाई। टोटल हाइट इसकी वर्टिकल h है, तो यहां से h/4 हो गया, यहां से 3h/4 हो गया। तो किसी भी कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों कहां पे होगा,
उसके वर्टेक्स से तो 3h/4 डिस्टेंस पे होगा, और उसके सेंटर से बेस से अपन बात करें h/4 डिस्टेंस पे होगा। h क्या है? उसकी टोटल वर्टिकल हाइट। h इज द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन। तो कोन वाला भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। एक मुझे एक और याद आ रहा है इसमें, हेमिस्फेरिकल बॉडी, हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट, हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, डेरिवेशन नहीं करा रहा है। हेमिस्फीयर समझते हो ना? एक स्फीयर को अपन ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज बिकम हेमिस्फीयर। ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। तो हेमिस्फीयर जो होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। देखो आप, एक हेमिस्फेरिकल जो बॉडी है सर, इट इज होलो और सॉलिड। इट इज सॉलिड हेमिस्फीयर है बच्चों, होलो नहीं दिख रहे हैं। तो दिस इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर, और ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर सॉलिड लेते हैं तो आप लिख देते हो सॉलिड, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर विल बी सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग होगा, दैट इज एट उसका होगा 3/8r। r is the radius of the hemisphere, रेडियस उसके हेमिस्फीयर की रेडियस मतलब उसके किसी भी सरफेस से लेके सेंटर की डिस्टेंस, दैट इज सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये उसकी रेडियस r है, तो 3/8r इज द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो एक हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है, दैट सेंटर ऑफ मास विल बी 3/8r, ठीक है। मैं अभी आई थिंक more than 20 students will not come today, so now it is the right time I can feel I can take the photograph for your attendance. Only that 20 21 22 students are only coming in the class. ठीक है, that is not good sign but okay, क्या करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक इसमें ये आपका हो गया, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर वायर भी याद आ रहा है मुझे, सेमी सर्कुलर वायर का भी देख लीजिए। सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास, सेमी वायर समझते हो ना, सिंपल वायर, वायर मतलब मैंने वायर का सेमी सर्कुलर मोड़ दिया, तो सेमी सर्कुलर वायर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी वाई एक्सिस पे होगा, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ये होगा 2r/pi, r इज द रेडियस ऑफ द वायर, तो 2r/5, ठीक है, 0, मतलब एक्स एक्सिस पे 0 और 2r/pi डिस्टेंस पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास। तो ये जो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बता दिए हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में, कोन, हेमिस्फीयर, सेमी सर्कुलर वायर, और उसके अलावा कई सिमेट्रिकल क्लोज ऑब्जेक्ट्स, रिंग हुआ, डिस्क हुआ। तो इन सब ऑब्जेक्ट्स के लिए वी कैन से दैट देयर सेंटर ऑफ मास इज देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर इटसेल्फ। इन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है, उनका ज्योमेट्रिकल, बेसिकली उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उनका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक खत्म हुआ, इसी के साथ जो भी हमारा सिलेबस था वो मैंने इसमें कवर कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट द रोटेशनल मोशन। अब हमारा इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रोटेशनल मोशन। हाँ बोलो बेटा। दीपक कुमार, यू वांट टू से समथिंग?
बोलो। Deepak Kumar, your mic was unmuted. You want to say something? You can say. No problem. I can hear. No sir. तो अपने घर वालों को कह रहे थे कुछ। Okay. I thought कि मैंने सोचा कि मेरे को कह रहे हैं आप, इसलिए मैंने पूछा आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हमारा सेंटर ऑफ मास वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल स्टार्ट द रोटेशनल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी या सिस्टम। रोटेशनल मोशन ऑफ द सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम का रोटेशनल मोशन क्या होता है, दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड नाउ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली रिजिड बॉडी तीन तरह की मोशन करती है बच्चों। एक होती है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब स्लाइडिंग, जस्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस। एक होती है रोटेशनल, जैसे हमारा फैन, ग्लोब। इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लोब। देखा होगा ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम लोग, तो ग्लोब जो होता है उसमें पूरा स्फेरिकल होता है गोला, और वो दो स्टैंड्स के बीच में इसका जो होता है टाइट होता है, नाउ दैट कैन फ्रीली रोटेट। That is the pure rotational motion of the globe। और इवन हमारा फैन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोब की जो मोशन है दैट इज द रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मन में तो फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई दैट इज रोटेटिंग, एनी ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, दैट इज रोटेशनल मोशन। लेकिन उसको अपन एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। तो कोई भी रिजिड बॉडी के जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट प्लेन्स में क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखिए कोई भी पूरी जैसे ग्लोब को भी लेके चलते हैं, ग्लोब से इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब अपन ने ले लिया, अभी ग्लोब को अपन ने क्या कर दिया, दो पॉइंट्स के बीच में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड। ग्लोब सबने देखा होगा आपने कभी, सभी बच्चों ने ग्लोब देखा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत कॉमन एक ज्योग्राफी में बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक्सप्लेन करने के लिए कई चीजों को। तो ये ग्लोब हमने लिया कि ग्लोब को अपन क्या करते हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेशन का मतलब क्या है, यदि इस ग्लोब की मोशन इस तरह से हो, यदि इस ग्लोब की मोशन इस तरह से हो कि इस ग्लोब का हर पार्टिकल, अब एक ग्लोब में बहुत सारे पार्टिकल, यहां से ये पूरा सॉलिड ग्लोब है, पूरा सॉलिड है, तो यहां से जरा मेनी पार्टिकल्स आ गए, हर पार्टिकल क्या करता है, अपनी एक्सिस के अराउंड एक सर्कुलर मोशन करता है। तो यदि इस ग्लोब का हर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करता है एक डेफिनेट प्लेन में, तो दैट मींस द ग्लोब इज इन रोटेशन मोशन। मतलब ग्लोब का ही खुद का जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करता है जब ग्लोब पूरा रोटेट करता है। और उन सभी सर्कुलर मोशन की जो सेंटर होंगे, भाई हर पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो उन सभी सर्कुलर मोशन के जो सेंटर्स होंगे वो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन पर होंगे। जितने भी सर्कुलर मोशन इसके पार्टिकल इन्वॉल्व हैं, उन सभी सर्कुलर मोशंस के सेंटर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस पे, एक लाइन पे क्या होंगे, सिचुएटेड होंगे। उस इमेजिनरी लाइन को अपन बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आई बात? जैसे मैं आपको कुछ पार्टिकल लेके बता रहा हूं आपको, जैसे ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां पर ले लेते हैं, एक पार्टिकल यहां पर ले लेते हैं, एक पार्टिकल यहां ले लेते हैं अपन। तो इन सभी पार्टिकल्स की जो सर्कुलर मोशंस है, उन सभी सर्कुलर मोशंस के सेंटर एक इमेजिनरी लाइन पे होंगे, उनकी प्लेन के, तो इसकी सर्कुलर मोशन का प्लेन हो गया, और सर्कुलर मोशन की प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक लाइन पर क्या होंगे, जो उसके पार्टिकल की सर्कुलर मोशन होगी। आपने मतलब फील करिए, ठीक है। तो उन सभी सर्कुलर मोशन, जैसे हमारा फैन रोटेट करता है, हमारा फैन, अभी फैन को रोटेट करते हुए देखना, तो फैन का वो जो एकदम मिडिल पॉइंट में जो रॉड होता है, हमको ऐसा लगेगा कि फैन रोटेट कर रहा है, तो उसका जो भी सेंटर है पार्टिकल्स का, उन सभी सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है वो रॉड से पास हो रहा है, और रॉड आपके फैन के बीचों बीच रॉड होती है जिसमें फैन लटका हुआ होता है। यू कैन फील दिस ना, और नॉट? फैन जिस रॉड से लटका हुआ होता है, तो जब फैन आपका रोटेट करेगा तो उसके जो विंग्स होते हैं उस पे आप अलग अलग पार्टिकल इमेजिन करो, तो वो सभी पार्टिकल आपको सर्किट में घूमते नजर आएंगे, और उन सभी सर्कुलर मोशन का सेंटर कहां पे होगा,
उस रॉड पे होगा, जिस रॉड से वो जो फैन लटका हुआ है, तो वही उसका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस इमेजिनरी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, किसी भी सिस्टम की जब रोटेशन उसको डिफाइन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट इमेजिनरी लाइन, ठीक है, द इमेजिनरी लाइन, imaginary line perpendicular to the plane of the circular motion of all the particles of body at which the center of their circular motion lies. Center of their circular motion lies. Lies मतलब exist करना. That is called as the axis of rotation. समझ में आ गया आपको axis of rotation बच्चों? I think axis of rotation is clear to everybody. What is axis of rotation? तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी होती है कि उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे उसका हर पार्ट, कोई भी रिजिड बॉडी के बारे में क्या ध्यान रखना है, रिजिड बॉडी का रोटेशन का मतलब each particle of that body will be involved in a circular motion in definite plane. Then the center of the all circular motions, the center of the all circular motion particles will be situated on a imaginary line which is perpendicular to the plane of circular motion. That line is called as the axis of rotation. जिसको समझने के लिए आप हमारे फैन को देख सकते हैं कि जब हमारा फैन रोटेट करता है तो जो सा रॉड होता है बीचों बीच जो फैन में से लटका होता है, जिससे दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द फैन। उसके बाद आपका फिर ये प्रॉपर्टी क्या करता है, रोटेट करता है। तो स्टूडेंट आज की हमारी क्लास हम यहीं खत्म करेंगे बिकॉज टुडेस टाइम इज रिड्यूस्ड ओके बाय 15 मिनट्स। सो 5 मिनट्स एक्चुअली यू कैन मैनेज फॉर योर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इन विच वी विल कंटिन्यू दिस रोटेशन